केमिस्ट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ। इसमें से हेनरीज लॉ को भी आपसे पूछा जाता है और इस पे काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम हेनरीज लॉ को डिफाइन कर लेते हैं, क्या है हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट दर्शाने के लिए विलियम हेनरी ने 1803 में एक लॉ दिया था। कब दिया था और क्यों दिया था? लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट शो करने के लिए या दर्शाने के लिए जो लॉ दिया था विलियम हेनरी ने, उस लॉ को हेनरीज लॉ कहते हैं और ये 1803 में दिया था। तो यहां पर याद रखना आपको, विलियम हेनरीज इन 1803 हैज स्टेबलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट शो करने के लिए, प्रेशर का इफेक्ट दिखाने के लिए, प्रेशर के इफेक्ट को बताने के लिए एक लॉ दिया था 1803 में, जिसे हेनरीज लॉ कहते हैं। इस लॉ में बताया गया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, द मास of a gas dissolved per unit volume of a solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जैसे मान लें आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड लिया है, ये लिक्विड है और इस लिक्विड में आपने गैस को डिजोल्व किया। तो इस गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी पर इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा वो किस तरह से इसको इफेक्ट कर रहा है, प्रेशर इस गैस की सॉल्युबिलिटी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ये बताने के लिए। तो यहां पर इस लॉ में क्या बताया गया था कि द मास ऑफ अ गैस, द मास ऑफ अ गैस डिजोल्व पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम of a solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of a gas। ये आपको याद रखना है। मान लेते हैं यहां पर हमने m ग्राम गैस को इसमें डिजोल्व किया है, m ग्राम गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया था और लिक्विड का जो प्रेशर है वो हमने P मान लिया है। तो यहां पर जो इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, m प्रोपोर्शनल P, मास of a gas is directly proportional to the pressure of gas at a constant temperature। मतलब जो यहां पर अपन ये कह सकते हैं इस नियम के अनुसार, जो गैस का द्रव्यमान होता है, घुली हुई गैस का द्रव्यमान, घुली हुई गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है एक निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पर m प्रोपोर्शनल P, हमने यहां पर डिजोल्व गैस को, घुली हुई गैस को m मान लिया, प्रेशर को P लिया, तो m प्रोपोर्शनल P आएगा। जब यहां से प्रोपोर्शनल को हटाओगे कांस्टेंट आएगा KH, KH कांस्टेंट है, जहां KH हेनरी कांस्टेंट है। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं वेयर KH इज अ हेनरीज कांस्टेंट, जहां KH क्या है, हेनरी नेतांक है। तो ये तो एक लॉ हो जाता है, बट आपको ध्यान रखना है इस हेनरीज लॉ में मान लीजिए लिक्विड के अंदर एक से ज्यादा गैस डिजोल्व की गई हो, एक से ज्यादा गैस डिजोल्व की जाती है, तब इस लॉ को अपन किस तरह से कहें, तब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आपको याद रखना है, जब ये जिसमें एक से ज्यादा गैस होती है तो यहां पर इसलिए अपन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the solubility of the gases is directly proportional to the partial pressure of the gases। मतलब जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। मतलब सभी गैसों का जो प्रेशर होगा वो उनके पार्शियल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर ये कह सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन निकल के आता भी आ जाएगा, ये इक्वेशन और ऐसे होगा, इसमें न्यूमेरिकल हम करेंगे। देखिए तो यहां पर आता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is directly proportional to the mole fraction of gas। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को यहां पर जनरली अपन डेफिनेशन में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कह रहे हैं।
solubility of gas is directly proportional to the mole fraction of gas। तो इक्वेशन ये आएगा, यहां से याद रखना ये P जो अपन लिख रहे हैं P G ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और यहाँ पर लिखा है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपको याद रखना, यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट को हटाओगे तो P G इक्वल क्या आ जाएगा K H X G। तो यहाँ पर याद रखना K H क्या हो जाएगा हेनरी कोएफिशिएंट, K H इज हेनरी कोएफिशिएंट, K H इज हेनरी कोएफिशिएंट। इस तरह से आपको याद रखना है हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ पे ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और एक इक्वेशन ये था मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों में कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे। यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करोगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर को कांस्टेंट ही लेंगे, तभी ये लॉ यहाँ पर क्या रखना काम करेगा, नहीं तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो याद रखना इसका पूरा इक्वेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इस इक्वेशन को आप याद रखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इस पे आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस वाले इक्वेशन। न्यूमेरिकल्स है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस will dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. The KH for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलोवाट। जब न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले आप एक दो बार पढ़ा करो, न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स कम से कम एक से दो बार पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसमें गिवन वैल्यूज को देखो सबसे पहले क्या क्या वैल्यूज में गिवन में है आपको। तो यहाँ पर देखिए, जब अपन पार्ट्स हेनरीज लॉ का जब लॉ पढ़ रहे थे तब उसमें आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर वाली बात हमने की थी, और हेनरीज कांस्टेंट को भी हमने देखा था। टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट था, टेम्परेचर इसमें कोई मायने नहीं रखता, ध्यान रखना। हाँ, यदि टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर अपन इसको इजीली नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स को। तो आपको याद रखना है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, जनरली टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर पर अपन कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो गैस आप डिजोल्व कर रहे हो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर में, 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो ये पूछा गया है कि 1 लीटर वाटर में आप गैस को डिजोल्व कर रहे हो तो कितने मिलीमोल्स इसमें डिजोल्व करने पड़ेंगे ताकि पार्शियल प्रेशर इतना हो। और हेनरी कांस्टेंट ये है, हेनरी कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यू है नाइट्रोजन गैस के लिए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप इसमें देख रहे हो कि जब हमने इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम हेनरीज लॉ को याद करेंगे। हेनरीज लॉ में, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। बट यहाँ पर गैस कौन सी थी आपके, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, हेनरीज कांस्टेंट आएगा KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन में नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गिवन में है, हेनरी कांस्टेंट गिवन है। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन हेनरीज कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस 0.987 गिवन में है, और जो हेनरीज कांस्टेंट है वो गिवन में तो है, बट ध्यान रखना है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आपको बार में गिवन है, ये किलो बार में गिवन है, इसको भी अपन क्या करेंगे बार में कन्वर्ट करेंगे। किलो बार को बार में कन्वर्ट करोगे, थाउजेंड्स को मल्टीप्लाई कर दो, बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रहा हूं, यहाँ पर थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 76480, ये वैल्यू।
जब इसे सॉल्व करोगे तो 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। ये तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस कैलकुलेट किया है। अब इस न्यूमेरिकल्स में आपसे कहा गया था कि आपके पास 1 लीटर वाटर है, उसमें आपको नाइट्रोजन डिजोल्व करना है, कितना मिलीमोल्स नाइट्रोजन डिजोल्व करोगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए आपके पास जो लीटर में वाटर है 1 लीटर है और इसमें आपने नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स डिजोल्व किए हैं, यहां से आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालेंगे। यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स है नाइट्रोजन वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर आप निकालते हो इसमें तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला एक होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ अ कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। जो मोल फ्रैक्शन का होता है उसमें डेफिनेशन में आपको बताया था, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहां पर किस गैस का मतलब किस कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले लिए हमने और टोटल मोल्स का डिवाइड कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आएगा यहां से। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट कर चुके हो तो यहाँ पर 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको कैलकुलेट ही करना है। एक पॉइंट और याद रखना है, जब अपन हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो अपन क्या करते हैं, लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करते हैं और लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी होती है बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। यहां पर देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है। 1 लीटर वाटर में आपने गैस को डिसॉल्व किया है, तब इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1.29 इंटू 10 टू द पावर। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू बहुत कम आई, मतलब सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम है। तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत कम होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस को निग्लेक्ट कर देंगे किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर हमें क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जो प्योर वाटर की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हो, अब आपको यहां पर इसको नाइट्रोजन को तो आपने निग्लेक्ट कर दिया, क्या बचेगा प्योर वाटर। और प्योर वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आप निकालोगे, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 55.56 आता है। तो इसकी भी वैल्यू फिक्स रहती है। ध्यान रखना प्योर वाटर के लिए अगर आप ध्यान रखना मोलरिटी और मोलरिटी कैलकुलेट करते हो तो 55.56 आती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होता है वही मोलरिटी होती है। तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है, ध्यान रखना 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.56। इसको आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये हो जाएगा WV अपॉन MV, थाउजेंड्स अपॉन 18 करोगे यहाँ पर तो ये आएगा 55.56। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आप कैलकुलेट करोगे तो 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 55.56 है। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 7.166 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल। अभी ये जो वैल्यू आई है ये मोल्स में आई, बट आपको मिलीमोल्स कैलकुलेट करना है। यहां पर पूछता हाउ मेनी मिलीमोल्स, और जब मोल्स को मिलीमोल्स में आप कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 7.166 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया मिलीमोल्स। मिलीमोल्स में आएगा, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.7166 मिलीमोल्स ये आंसर आएगा। सिंपल न्यूमेरिकल से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। गिवन वैल्यूज को इसमें से सेपरेट करने के बाद ये
हेनरीज लॉ का जो इक्वेशन था वो हमने पुट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस का बाद हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, उसके बाद मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन गैस की जो आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी वो पुट कर दी थी इसमें, और पुट करने के बाद इसमें आपको याद रखना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी लेस, इसलिए आपको क्या किया गैस को लिख यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया है, जो आपने गैस ली थी उसके नंबर मोल्स को निगलेक्ट कर दिया है, ओनली वाटर के मोल्स बचेंगे, और वाटर के मोल्स यहाँ पर ध्यान रखा 55.56 होगा, नंबर ऑफ मोल्स वाटर 55.56 होगी, तो वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसका आंसर निकाल लिया 0.7166 मिलीमोल्स आंसर इस तरह से आएगा। हेनरीज लॉ का सेकंड न्यूमेरिकल है, Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under the 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin. देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले गिवन वैल्यूज को देखो, तो यहाँ पर आपको जब गैस पैक्ड की गई थी उस समय इसका प्रेशर दिया, प्रेशर ऑफ गैस 2.5 एटमॉस्फेयर, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन में है, और टेम्परेचर को मैंने इसमें इग्नोर करने के लिए कहा गया था क्योंकि टेम्परेचर दोनों जगह दिया होता है, सिमिलर दिया हुआ है यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन 298 केल्विन 298 केल्विन, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही लागू होता है, तो आपको याद रखना है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट ही दिया हुआ 298 केल्विन 298 केल्विन, तो यहां पर देखिए गिवन वैल्यूज क्या है, प्रेशर ऑफ CO2 गैस और हेनरीज कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ लिखेंगे सॉल्यूशन, according to Henry's law, partial pressure of CO2 gas equal Henry constant mole fraction of CO2 gas. CO2 gas दी हुई है इसमें, partial pressure of CO2 कितना है 2.5, हेनरी कांस्टेंट 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल में है, ये वैल्यू पास्कल में है याद रखना है, और ये जो वैल्यू है एटमॉस्फेयर में है। यहां पर अपन एक काम करते हैं, पहले गिवन वैल्यूज को इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस का आप निकालोगे तो उसमें लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस आपको एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे एटमॉस्फेयर को भी पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखना है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101.325 पास्कल, ये वैल्यू याद रखना है आपको। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101.325 पास्कल। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, CO2 किसमें दिया एटमॉस्फेयर में, जब इसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे 101.325, ये पास्कल में है और ये पास्कल में पहले से गिवन में है 1.67 into 10 to the power 8, पास्कल से पास्कल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी होगी 1.516 into 10 to the power -3, 1.516 into 10 to the power -3, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस का फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहां पर मैंने बताया था जो गैस होती है उसके
उसके नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट मानते हैं, मानते नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है देख रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की वैल्यू कितना कम है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बहुत कम आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू को पर यहाँ जो सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 यहाँ पर बहुत कम आ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो बहुत कम हो गई होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। नीचे से किया करोगे, ऊपर से नहीं कर सकते, ऊपर से तो बहुत अच्छा पड़ेगा जाएगा। तो नीचे से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू 55.5 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है आपको 500 ml। तो इसको अपन क्या करेंगे, फिर से अपन थोड़ा सा आगे इसके लिए देखिए, पहले इस वैल्यू को अपन कर देते हैं, कितना है 1.516 into 10 to the power -3 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन, इसको नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो जाएगी ध्यान रखना 500/80। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स H2O, ये होता है ना वेट अपॉन मोलर मास। ये यहां पर अभी आपको वॉल्यूम में गिवन है वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाओगे, उसको वॉल्यूम को आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे, वेट में कन्वर्ट करोगे, और वेट में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 500/18। ये वैल्यू हमने यहां पर कर दी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहां से आप कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, ये आएगा 1.516 into 10 to the power -3, और ये 500 को अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 नीचे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की वैल्यू आ जाएगी टोटल 42.06 into 10 to the power -3। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपने कैलकुलेट कर लिया, बट यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ CO2, वेट पूछा है आपसे, वेट बताना है। तो यहां पर आपको याद रखना है, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, वेट ऑफ CO2 आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है, इसको पहले 42.06 into 10 to the power -3 into 44। CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करो तो 44 आएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1.85 ग्राम। 1.85 वेट है ग्राम में, तो ये वेट ऑफ CO2 आ गया। आपको यही तो कैलकुलेट करना था, वेट ऑफ CO2, यही इसका आंसर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए ये भी न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा देखो, जिससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल्स किया था वो उसका आंसर यहीं पर आ गया था। उसमें क्योंकि मिलीमोल्स पूछे थे तो आपने मोल्स को कैलकुलेट कर लिया था, मोल्स को मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर दिया। बट इसमें मोल्स की वैल्यू ना पूछ करके क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछा गया है, तो क्वांटिटी ऑफ CO2 के लिए आपको याद रखना है एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ CO2 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास। किसी भी गैस का आप वेट निकालोगे, अगर आपके पास मोल्स मालूम है तो मोल्स में आप मोलर मास का इनटू कर दीजिए, वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।